अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि दरख्त जो कार्बन अपने अंदर महफूज कर लेता है वो हमारे लिए तबाहकुन कैसे बन सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है, दरख्त जब तक सब्ज रहता है उसकी कार्बन उसकी लकड़ी में जमा होती रहती है, लेकिन अगर इसको आग लगा दी जाए तो इसकी महफूज की गई कार्बन दरख्त के जलने के बाद दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल अख्तियार करके हवा में शामिल हो जाती है। और यही वजह बिलियन ट्री सुनामी को हमारे लिए तबाहकुन नताइज तक ले जाएगी। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबूत से आगाज़ करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि एक दरख्त को दो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अल्लाह ने दरख्त को ये खूबी दी है कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जो तौर से ऑक्सीजन को हवा में शामिल कर देता है और कार्बन को लकड़ी में महफूज कर लेता है। मिलियन ट्री सुनामी से हम पाकिस्तान की सारी नहीं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को दरख्तों में महफूज कर देंगे। अब हम इस अमल को 180 डिग्री से देखते हैं। अगर ऐसे ही बिलियन ट्री सुनामी से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होती तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में आज कार्बन डाइऑक्साइड होते ही नहीं। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के पास इतनी दौलत है कि वो बिलियन क्या ट्रिलियन दरख्त लगा सकते हैं, लेकिन ये मुल्क जानते हैं कि दरख्त इस मसले का हल नहीं है। हम भी इस मसले का हल साइंस और कुदरती अमल से मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता चल गया है कि दरख्त ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करने के बाद कार्बन अपनी लकड़ी में महफूज कर ली और ऑक्सीजन हवा में शामिल कर दी, जिससे हम सांस लेते हैं। एक दरख्त 5 से 10 सालों में जवान होता है। क्या हम इन 10 बिलियन दरख्तों को ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में 60% आबादी गाँव में रहती है और वह गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और बिलियन ट्री सुनामी भी इन्हीं इलाकों में हो रही है, खासकर कश्मीर, KPK और गिलगित, जहाँ गैस बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग सदियों से लकड़ी काट कर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को लकड़ी काटने से रोक लेगी? इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम के पास लकड़ी काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गरीब आवाम के अलावा एक और मसला भी है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स जंगल के दरख्त चोरी काट कर टिम्बर माफिया को बेच देते हैं। जिस टाइम धुंध और खराब मौसम होता है, टिम्बर माफिया और फॉरेस्ट गार्ड्स से मिलकर दर्जनों दरख्त काट लेते हैं। रिकॉर्ड रजिस्टर भी होते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन इस रजिस्टर में एक लाइन लिख दी जाती है, जंगल नंबर 6 में सुबह 10 बजे नामालूम अफराद ने आग लगा दी, जिससे 2000 दरख्त जल गए। अपने इस झूठ और काटे गए दरख्तों की निशानी को छुपाने के लिए ये हकीकत में आग लगा देते हैं, जिससे कुछ हज़ार मज़ीद और दरख्त जल जाते हैं। वो दरख्त जिनको जवान करने में मुल्क का पैसा और अफरादी कुव्वत लगाई जाती है, सिर्फ एक ही अंधेरे में हमारे लिए काला जहर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल कर हमारे मुल्क की ताजगी को बर्बाद कर देती है। और वो ऑक्सीजन जो एक दरख्त ने पूरी ज़िंदगी में बनाई थी, वो एक ही रात में कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होकर हमारी सारी मेहनत और मकसद को सिफर कर देती है। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में हवाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है। गांव देहात में हवा कुछ बेहतर है। अगर हम ऐसे ही दरख्त लगाते और जलाते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मुल्क की हवा 100% गंदी हो जाएगी। शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी मेरी राय से मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन देहातों में रहने वाले इस हकीकत से वाकिफ़ हैं। आप में से जो लोग न्यूज़ पर नज़र रखते हैं, आपने लफ्ज़ स्मोक कुछ साल पहले सुना होगा। ये भी देहातों में फसल को आग लगाने से होता है, जो हवा में शामिल होकर पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर देता है।
شہروں میں رہنے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن نقصان پاکستان کے تمام شہریوں کو ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بلین ٹری سونامی کے درختوں کو جب آگ لگا کر ذاتی فائدے حاصل ہوں گے تو پھر پاکستان میں رہنے والوں کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ 1947 میں پاکستان میں 25% سے زیادہ جنگل تھے اور آج 2 سے 3% رہ گئے ہیں۔ صرف 1990 سے لے کر 2010 تک کے مختصر عرصے میں ہم نے پاکستان کے تقریباً 50% جنگل کاٹے ہیں۔ صرف ایک پروجیکٹ کے لیے کراچی میں 45 سے 50 ہزار درخت کچھ دنوں میں کاٹے گئے ہیں۔ 50,000 سے زائد درخت KPK میں روڈ بنانے کے لیے کاٹے گئے اور اب حویلیاں سے حسن ابدار روڈ کے لیے 30,000 درختوں کی قربانی ہونے والی ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے ملک کے ہر حصے میں نظر آتی ہیں۔ کبھی یہ روڈ کے کنارے پہ لگے ہوئے درخت ہیں تو کبھی سندھ پنجاب میں لگے ہوئے کھجور اور آم کے باغات ہیں جو ہمارے لیے ہزاروں ٹن سستا اور معیاری پھل دیتے تھے، معاشی ترقی کے نام پر قتل ہو گئے۔ پاکستان نے کٹنگ آف ٹری ایکٹ 1975 سے بنایا ہوا ہے۔ ان 45 سالوں میں آپ نے کسی درخت چور کو سزا ملتے دیکھا ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے لفظ درخت چور پہلی بار سنا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہم بلین ٹری سونامی کے درختوں کو محفوظ کر سکیں گے یا پھر ہمارے پرانے جنگل والا ہی حال ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔